वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश हैं, जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, उनमें अभी हम पढ़ चुके हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड ग्रेट प्लेन्स। अब हमारी जो तीसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, फिर इसकी उत्पत्ति, फिर इसके जो उपविभाग है, फर्दर जो सब डिवीजन है इसके, उनकी जो भूआकृतिक विशेषता या जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार देखें तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, फिर ये सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट को सम्मिलित करते हुए यहाँ छोटा नागपुर पठार, उत्तर में इसको गंगा के मैदान से अलग करते हैं बुंदेलखंड और विंध्य कगार, और यहाँ मेघालय का पठार। ये जो डॉटेड क्षेत्र है ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय उच्चभूमि। यह पूर्ववर्ती कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो भूआकृतिक प्रदेश है उनमें सबसे जो प्राचीनतम है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसकी कुछ विशेषताएं, सबसे प्राचीनतम, सबसे जो पुरानी चट्टानें उनसे बना है। दूसरा, या जो प्री कैम्ब्रियन युग, इसका अधिकतर भाग प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना है। लगभग प्रायद्वीपीय पठार का बहुत ही भाग इन चट्टानों से बना है प्री कैम्ब्रियन, यानी 600 मिलियन ईयर अगो, 60 करोड़ साल से भी पूर्ववर्ती चट्टानें हैं। फिर जो एक इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता ये क्या है, एक इसको स्थिर भूखंड बोल सकते हैं या लैंडमास, अर्थात ये पिछले 50-60 करोड़ सालों से प्राय क्या है, जो टेक्टोनिक गतिविधि उनसे लगभग अप्रभावित रहे। यहाँ अर्थात यहाँ कोई बड़े स्तर पे कोई फोल्डिंग या फॉल्टिंग की कोई भी बड़ी घटना नहीं है। और हालांकि इसमें तो प्रारंभिक चट्टानें थी, उनमें कायांतरण या मेटामॉर्फिज्म बड़े स्तर पे हुआ है। जो से आग्नेय चट्टानें मुख्यतः जो शुरुआती जो लैंडमास था वो किस ग्रेनाइट से बना था, कायांतरण से नीसिस जैसी जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। और जो प्रारंभिक जो चट्टानें थी उनके अवसादीकरण से प्रवर्ती जो शैलक्रम है उनका निर्माण हुआ है। और इसके बारे में हम आगे जो भी उपयोगों में चर्चा करेंगे उनमें से फेमस है विंध्यन क्रम, आपकी कडप्पा क्रम, और एक जो लावा प्रवाह जिसको दक्कन ट्रेन के नाम से जाना। तो ये कुछ जो विशेषता है इसकी। पहली बात ये प्राचीनतम है और लगभग विवर्तनीय गतिविधियों से अछूता रहा है, लेकिन इसमें निरंतर कायांतरण और अवसादीकरण की प्रक्रियाएं चलती रही हैं। और निरंतर अपवर्तन से अवसादों का जो अवसाद जमा हुए उनके वलन से और कुछ नई पर्वत श्रृंखला या नई श्रेणियों का निर्माण हुआ, जैसे विंध्य श्रेणी है। और ये जो सबसे इसकी जो नूतन विवर्तनीय घटना थी जो ध्यान देने योग्य वो है इसका जो लावा प्रवाह है, दक्कन ट्रेन है। ये लगभग आपके टर्शियरी से थोड़ा पूर्व क्रिटेशियस काल में ये घटना हुई। इसके बारे में हम जब दक्कन का पठार पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक इसका लगातार अपर्दन होता है, अपर्दन होने से इसका बहुत बड़ा भाग पेनिप्लेन बन चुका है, संप्राय मैदान बन चुका है। लेकिन बीच में यहाँ जो पुरानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके जो कटे फटे जो अवशेष हैं, जो पहाड़ियों के रूप में या फिर कहीं विस्तृत पहाड़ियों के रूप में, कहीं फॉल्ट के कारण पर्वतों का निर्माण में, ये सब जो संरचनाएं वो प्रायद्वीपीय पठार में मिलती हैं। तो आगे जो उपविभाग इसके बाद जो पढ़ेंगे इनकी फर्दर सब डिवीजन, उनमें हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं इसका विभाजन या डिवीजन। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम मुख्यतः
6 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा है डेक्कन प्लेटो या दक्कन का पट्टा। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है जिसका नाम है नर्मदा भ्रंश, और यहाँ एक दूसरी नदी है जो सोन नदी, ठीक, ये सोन नदी है और ये नर्मदा। तो नर्मदा सोन जो गर्त है या घाटी है उसके जो उत्तर का भाग है वो क्या कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, और उससे जो दक्षिण का भाग है क्या कहलाता है डेक्कन प्लेटो, ठीक। ये क्या है दक्कन का पठार। अब जो दक्कन का पठार और सेंट्रल हाईलैंड के जो पूर्व क्षेत्र है ये कहलाता है ईस्टर्न प्लेटो या पूर्वी पठार या पूर्वी उच्च भूमि। ये क्षेत्र ये क्या है पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र। फिर जो ये भाग है ये कहलाता है मेघालय प्लेटो, ये कहलाता है मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार या उत्तरी पूर्वी पठार। अब देखें तो ये उत्तरी पूर्वी पठार ये शेष जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे यहाँ पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको, यहाँ कौन सी नदी बहती है गंगा, और यहाँ ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यहाँ किसका निर्माण किया गया है मैदानी भाग का, जलोढ़ों द्वारा किसका निर्माण किया गया मैदानी भाग का। और ये जो भाग है ये कहलाता है राजमहल, गारो राजमहल गैप, यानी यहाँ कौन सी पहाड़ी है गारो का पहाड़ी है, यहाँ राजमहल पहाड़ी है, इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाता है गारो राजमहल गैप। गारो राजमहल गैप उत्तरी पूर्वी पठार को शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। अगर विवर्तनिक ढंग से देखें या फिर जियोलॉजिकली देखें तो ये दोनों भाग क्या है जुड़े हुए। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो यहाँ बड़े स्तर पे क्या हुआ अवसव डाउनवर्ड, उससे क्या हुआ उससे जो गारो और जो राजमहल के बीच का क्षेत्र था उसमें धसाव हुआ, और उस धसाव में कालांतर में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा वहां अवसादों क्या किया गया जमाव, इसलिए इसका एक मैदानी भाग का निर्माण हुआ। लेकिन अगर नीचे देखें मैदानी भाग के नीचे देखें तो जो स्थलाकृति है या फिर जो चट्टाने हैं वो किसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार का भाग, इसलिए ये प्रायद्वीपीय पठार से भौगोलिक रूप से दूर होते हुए प्रायद्वीपीय पठार का ही ज्योग्राफिकली भाग है। फिर पांचवा है वेस्टर्न घाट और छठा है ईस्टर्न घाट। ये पश्चिमी तट के समानांतर जो पर्वत श्रृंखला ये क्या कहलाती है पश्चिमी घाट, और वहीं जो पूर्वी तट के समानांतर जो पर्वत श्रृंखला वो क्या कहलाती है पूर्वी घाट। इस प्रकार हम प्रायद्वीपीय भारत को 6 भूआकृतिक विभागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये इस प्रकार है आपका सेंट्रल हाईलैंड क्षेत्र। ये नर्मदा नदी है और ये सोन नदी, और ये उत्तर में इसके यमुना नदी का। जो इसका सबसे पश्चिमी भाग है वो विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से बना है, जिसको किस नाम से जानते हैं अरावली पर्वत क्या है
फोल्डेड या वलित पर्वत है, जिसका विस्तार पूर्व में हिमालय से लेके दक्षिण में लक्षद्वीप तक था, लेकिन वर्तमान में इसका अत्यधिक अपरदन के कारण कटी-पटी पहाड़ियों के रूप में मिलता है। ये अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो एक सतत श्रृंखला के रूप में मिलता है। ये आपके लगभग अजमेर का क्षेत्र है। अजमेर से दक्षिण में अरावली के एक सतत पर्वत के रूप में और निरंतर दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई क्या बढ़ती जाती है और तथा चौड़ाई में भी क्या होता है, विस्तार होता है। जबकि इससे उत्तर में ये दो पर्वत श्रृंखला, ये शेखावटी की पहाड़ियाँ और ये अलवर की पहाड़ियों के रूप में उत्तर पूर्व में दिल्ली में रायसेन आइलैंड्स तक विस्तृत है। ये इसका विस्तृत है और दक्षिण में ये गुजरात की जो पालमपुर क्षेत्र है वहाँ तक विस्तृत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू क्षेत्र में, जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हिस्सा है, वहाँ पे गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। तो अरावली भी सबसे प्राचीनतम चट्टानों से बना है और भूगर्भिक समय में निरंतर इसका क्या होता गया है, जो कायांतरण या फिर जो भूगर्भिक अंतरों से प्रभावित रही है। फिर अरावली से जो पूर्व क्षेत्र है वो कहलाता है पूर्वी राजस्थान उच्च भूमि। एक पठारी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे जो बहने वाली नदियों ने एक मैदान का निर्माण किया। इसके दक्षिण में बहती है माई नदी, फिर माई नदी के उत्तर में है बनास का बेसिन, फिर बाणगंगा नदी का बेसिन। तो ये एक प्रकार से मैदानी भाग है, या ये कह सकते हैं कि जो पठारी भाग है उस पर नदियों ने क्या किया, निरंतर अवसाद के मैदान का निर्माण किया। और अब पूर्वी राजस्थान को जो सेंट्रल हाईलैंड है उससे अलग करने का ये कि यहाँ भ्रंश है, जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो अरावली का जो भाग है, भूगर्भिक दृष्टि से जो अरावली लैंडमास है उसको जो विंध्यन सीरीज है उससे अलग करता है। अभी हम देखेंगे विंध्यन सीरीज लगभग 1200 से 600 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में एक इसका निर्माण हुआ है कि बेसिन का निर्माण। उस बेसिन में निरंतर सागरीय और नदी अवसाद जमा होते रहे और कालांतर में इनके वलन से जो चट्टानें बनी उनको कौन सी चट्टानें बोलते हैं, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। और ये चट्टानें थी वो कहते हैं बालू का पत्थर चट्टानें और चूना पत्थर की चट्टानें। ठीक है, इनका विस्तार पूर्व में या सासाराम बिहार से लेके पश्चिम में चित्तौड़गढ़ तक पाया जाता है। ये पूरा भाग विंध्यन चट्टानों से मिलकर बना है, नर्मदा नदी के उत्तर में। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं है कि यहाँ विंध्यन चट्टानें ही मिलती हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। एक इसमें बड़ा गैप मिलता है जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसका अगर आगे विभाजन करें तो उसमें अरावली क्षेत्र हो गया, पूर्वी राजस्थान क्षेत्र को, और एक क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र। ये ग्रेनाइट का नाइस से बना है और ये भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें है। ठीक, ये कठोर भाग इस विंध्यन श्रेणी को क्या करता है, बीच में ब्रेक, एक अंतराल पैदा करता है। बाकी कौन सा क्षेत्र है, विंध्यन क्षेत्र। अब विंध्यन क्षेत्र में जो दक्षिणी भाग है इसका वो नर्मदा नदी द्वारा क्या बनाया गया, दक्षिण में कगार, मतलब विंध्यन अगर नर्मदा की ओर से देखें तो सीधा खड़ा बल होता है, और जब उत्तरी ढाल देखें तो उसकी ढाल क्या है, कम है। तो यहाँ तो ये कगारनुमा पर्वत श्रेणी दिखाई देती है, उसको कौन सी श्रेणी बोलते हैं, विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं, विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में सासाराम बिहार तक विस्तृत है। हालांकि जबलपुर से आगे इनके स्थानीय नाम अलग है। जबलपुर के पास इसको बंदरेर श्रेणी बोलते हैं, उसके उत्तर में यह इसको सोन नदी की जो घाटी है उसके उत्तर का जो भाग है उसको कैमूर श्रेणी के नाम से बोलते हैं। कैमूर श्रेणी का विस्तार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लेकर बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। अब बुंदेलखंड और ये विंध्य श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो पठारी भाग है, इसकी जो विशेष जो भूआकृतिक जो विशेषता है वो है इसकी बहुत सारे स्कार्प या कगार भी होते हैं, इसलिए इसको विंध्यन स्कार्प लैंड करते हैं। इस प्रकार से कगार पूर्व से पश्चिम की ओर।
दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर ऊंचाई कम होते जाती है, इस प्रकार। ठीक, यहाँ कुछ पठार है, जैसे रीवा का पठार, पांडेर का पठार और यहाँ पन्ना का पठार। ये सब पठारी भाग है, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं या फिर इनके बीच में क्या स्थित है, कगार स्थित है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदियां बहती हैं, जैसे यहाँ केन, टॉस नदी, ये सब नदी क्या अचानक से कगार से नीचे उतरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। ये कौन सा भाग है, विंध्यन स्कार्पलैंड या विंध्यन कगार। फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक रीजन है जिसका नाम है मालवा प्लेट। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित है, विंध्यन श्रेणी के उत्तर में एवं पूर्वी राजस्थान और अरावली के दक्षिण में। मालवा प्लेट की क्या खास बात है, ये किससे बना है, लावा फ्लो से। जो भी बताया था आपको पीछे की दक्कन ट्रेप में जो लावा फ्लो उससे किसका निर्माण हुआ, मालवा। चट्टाने विंध्यन चट्टाने थी, लेकिन इसके ऊपर ये जो पूरा क्षेत्र है ये किससे रहा है, लावा गतिविधियों से प्रभावित रहा है। क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा का यहाँ उद्भेदन हुआ। जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की ओर जा रही थी, एक सिद्धांत है ऑक्सफोर्ड फेलोस के अनुसार उत्तर की ओर जा रही थी, तो आज वर्तमान जो मेडागास्कर अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहाँ एक द्वीप स्थित है रीयूनियन। तो ये माना जाता है कि रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब प्लेट निकली तो इंडियन प्लेट निकली तो यहाँ क्या हुआ, बेसाल्टिक लावा का विस्तार हुआ और उसका विस्तार इस क्षेत्र में भी हुआ, तो इसलिए ये मालवा प्लेट है। विंध्यन श्रेणी से निर्मित थी, लेकिन इसके ऊपर किसका विस्तार मिलता है, लावा फ्लो का। और बेसाल्टिक इसलिए यहाँ किस प्रकार की मिट्टी है, काली या मध्यम काली मिट्टी। तो इसका विस्तार अपने जो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, हाड़ौती पठार, वहां भी मिलता है। अब ये जो क्षेत्र बचता है बुंदेलखंड, पूर्वी राजस्थान और मालवा के बीच का क्षेत्र, इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार या सेंट्रल इंडिया प्लेटो क्षेत्र। यह पठार अपने जो चंबल के बीएड क्षेत्र है उसके लिए फेमस है। अर्थात यहाँ जो बहने वाली नदियां हैं जैसे चंबल, सिंध, इन्होंने क्या किया, पूरे क्षेत्र का बहुत अधिक अपर्दन किया है। इससे यहाँ एक बेडलैंड टोपोग्राफी मिलती है, उबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण होता है। तो इन नटसेल संक्षेप में हम बात करें तो जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके हम कई जियोमॉर्फिक फीचर्स और जियोमॉर्फिक सब डिविजन्स किए। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला को, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद में पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, जो पठारी भाग है, उसके बाद आपका जो विंध्यन पर्वत श्रेणी, जो ये अवसादों, जो बालू का पत्थर और चुना पत्थर जैसे अवसादों से मिलकर बनी है, और उसके बाद विंध्यन स्कार्पलैंड है जो कगार भूमि है, जो विंध्यन श्रेणी और गंगा के या यमुना के मैदान के बीच में स्थित है। फिर यहाँ जो बुंदेलखंड है जो सबसे प्राचीन, जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से मिलकर बना है। फिर जो मालवा प्लेटो है, मालवा का पठार है जो किससे बना है, जो दक्कन लावा प्रवाह के कारण जो काली मृदा यहाँ पाई जाती है, और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, जो सेंट्रल इंडिया प्लेटो, मध्य भारत का पठार, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है, जो बेडलैंड इसकी टोपोग्राफी। ठीक है।